दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज पानीपत में हम हैं और पानीपत की समालखा विधानसभा पर सबकी नज़रें हैं। इस विधानसभा में अक्सर ऐसा होता है जिसकी सरकार बनती है, यहाँ से उसका विधायक नहीं बन पाता है। पिछले 2 बार भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत कौशिक यहाँ से चुनाव लड़े। एक बार 33,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किए और दूसरे बार 67,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। हालांकि ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। आज तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर इतने वोट कभी ले नहीं पाई, लेकिन वोट लेने के बाद भी चुनाव हार गई। कई दावेदार थे, कई और लोग भी टिकट चाहते थे और कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ते तो शायद सीट निकल जाती। उनमें से कृष्ण जी मेरे साथ हैं जो अब की बार भी अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं कि चुनाव को किस तरह से ये देख रहे हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। हिंदुस्तान 9 का आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे देख रहे हैं कृष्ण जी इस बार के चुनाव को? कहाँ है चुनाव, कैसे समझ रहे हैं इसको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तीसरी बार मैं कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में आज लगभग 60 साल में मोदी जी जो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। 60 साल पहले बने थे, तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आई है और प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार 100% माननीय मनोहर लाल जी जो कैबिनेट मंत्री थे बने हैं अभी, और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार आएगी। तो आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? कैसे, कौन सा समीकरण देख रहे हैं? 45 से ज़्यादा विधानसभा हुए, 46 पे हार गई भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा का चुनाव जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री के चेहरे पे हुआ, जिनको आप सर्वा बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना ये हो गया, तीसरी बार का रिकॉर्ड बन गया। उनके चेहरे पर ही चुनाव था तो हार की जिम्मेदारी भी उनकी। 46 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी हार गई हरियाणा में। ऐसा है रोहित भाई, कांग्रेस ने जो झूठ पब्लिक के अंदर परोसा है, उन्होंने संविधान तोड़ने की बात की कांग्रेस ने, और अपना आरक्षण की कई बात की। कुछ पूरे देश में एक अफवाह फैला दी गई, भाई ये तो संविधान को तोड़ देंगे, ये तो फिर उन्होंने कहा भी गरीब व्यक्तियों को हम 8,500 हज़ार रुपये उनके खाते में डाल लेंगे और 1-1 लाख रुपये और उनके खाते में डाल लेंगे। इस तरह का झूठा प्रचार कांग्रेस ने किया है और लोग, गरीब जनता कहीं ना कहीं उनके बहकावे में आ गई। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये नुकसान हुआ है। बाकी तो आपके सामने सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी है और हमारे प्रदेश में भी कुछ सीटों पे कुछ तो टिकट देने में थोड़ा 1-2 जगह कुछ जल्दबाजी हमारे से भी हुई है, और अपना कुछ ये जो अपना आरक्षण वाला मामला था, संविधान बदलने वाला मामला, इसमें हमारे कुछ भाई गरीब जनता थी जो वो थोड़ा सा उनकी बातों में आगे उनका झूठ चल गया। मैं समझता हूँ आगे विधानसभा में ऐसा झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इस धरती पे कोई ताकत ऐसी है कि संविधान को कोई बदल सके। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर लगभग 100 करोड़ का ऐसा एक बाबा साहब अम्बेडकर का एक म्यूजियम बना है। उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश के निवासियों को बताना चाहता हूं कि आप वहां जाएं। और मोदी जी ने एक सबसे बड़ी सौगात ये दी है। मोदी जी तो एक देश में वास्तव में ही सबका साथ और सबका विकास लेके चलने वाली बात लेके चलते हैं। ऐसा उस संविधान तोड़ने की या किसी की मजहब के साथ, किसी धर्म के साथ मोदी जी की ये सोच है ही नहीं भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने झूठ बोल के वोट हथियाने का काम किया। वो तो सीधा कहते थे कि ये इनका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे। पूरे चुनाव में मुसलमानों पर टारगेट रहा प्रधानमंत्री का। ये तो कई बार उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि मंगलसूत्र तक बात आई, तुम्हारी एक भैंस है दूसरी भैंस छीन के मुसलमानों को दे देंगे। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही पूरे चुनाव में। आप कह रहे किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जाता? नहीं, ऐसा है। हमारी पार्टी, पहली बात तो हम देखो सबको पता है, और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज तो 98% वोट हमारे को बीजेपी को वैसे भी नहीं देता। तो मोदी जी ऐसा गलत कदम क्यों उठाएंगे? एक इस गरीब जनता का निवाला छीन के और उनको दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सब झूठ परोसा गया है। और मोदी जी कभी जाति विशेष की बात कभी करते नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कभी जाति विशेष की बात करते नहीं। हमारे को हरियाणा में भी ये कहा गया अभी जाट समाज बीजेपी को वोट देता। मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट समाज ने पहले भी वोट दी है और लोकसभा में भी खूब दबा के वोट दी हैं और आगे विधानसभा में भी दबा के वोट जाट समाज देगा।
लेकिन ये मानते हैं कि मुस्लिम भाजपा को 98% तक वोट नहीं देता। मुस्लिम कहीं ना कहीं उसके कांग्रेस के बहकावे में आ जाता है। हरियाणा में तो कांग्रेस की बात करेंगे, उनकी बातों पे थोड़ा झूठ पे चल जाते हैं वो। जैसे कई तरह की, जैसे हमने 500 सालों से राम मंदिर की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना के वो कांग्रेस वाले प्रचार कर देते हैं, देखो तुम्हारी वहाँ मस्जिद थी, इस तरह का वहाँ पे आपने मंदिर बनवा दिया, इस तरह की झूठी अफवाहें फैल देते हैं। तो इस करके थोड़ा सा मुस्लिम समाज नाराज हो जाता है। नहीं, मुस्लिम बहनों ने हमारा बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया। 3 तलाक वाला मामला था, हमारी मुस्लिम बहनों को कितना अच्छा ये सौगात मोदी जी ने दी। तो ये चीज़ें सारी हैं और आज देश जिस दिशा में जा रहा है, मैं समझता हूँ आज पूरी दुनिया की ताकत हमारे देश की तरफ देख रही है। कोई ऐसा बूथ नज़र आता है जहाँ पे आपको लगता है कि 1000 मुस्लिम वोटर थे, उसमें से 400 महिलाएं रही होंगी और आपको 200 वोट मिले, ऐसे कोई बूथ हैं, नज़र आते हैं कहीं? कोई गिनती में आप कह रहे हैं महिलाओं ने वोट दिया? ऐसा है, हमारा जो इधर राणा माजरा गढ़ी बेशक इधर काफ़ी गांव हैं, तो उनमें हमारी वोट 60-40 रही हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ मुस्लिम बहनों ने भी कुछ ना कुछ वोट दिया ही होगा। चलिए, यहाँ का विधानसभा का अभी चुनाव का दौर फिर से आ गया है जी। पिछली बार जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी जिसमें जितने भी प्रत्याशी थे सभी ने अपना अपना एक हुजूम जमाया, भीड़ लगाई और अपना एक प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसमें मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ये दिखाया जा सके कि मेरे साथ ज़्यादा भीड़ है। और आप भी उस भीड़ का हिस्सा थे, आप भी भीड़ करने वालों में थे और टिकट मांग रहे थे। और जब मुख्यमंत्री ने आपको रथ पे चढ़ाया तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा था आपकी भीड़ और आपका रथ देखकर कि हाँ, टिकट आपको भी हो सकता है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद टिकट नहीं हुआ, शशिकांत कौशिक को टिकट हुआ और लगभग 67,000 वोट मिला, उसके बाद भी हार गए। अब की बार कैसे देख रहे हैं समालखा में, कहाँ किस तरह की चीज़ें बनती नजर आ रही हैं? अब की बार ऐसे है, संगठन जो जिसकी जिम्मेवारी देगा, मैं समझता हूँ हालात हर बार के अलग होते हैं। अब की बार मैं समझता हूँ 100% जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगी बीजेपी का 100% सीट निकलेगी। आपको कोई आश्वासन है आपको टिकट हो जाएगा? नहीं, पार्टी संगठन में दिल से, मैं लगभग 12 साल मेरे को पार्टी के साथ हो गए, मैं संगठन का काम दिल से करता हूँ और लोगों के बीच में रहने का प्रयास करता हूँ। मैं कभी झूठ की राजनीति कभी नहीं करता और मैं साफ सुथरी और सच्चाई की राजनीति करता हूँ। पब्लिक में दुख सुख में लोगों के रहता हूँ और संगठन मेरे को कोई जिम्मेवारी देगा तो हम उसको बिल्कुल निश्चित तौर से निभाएंगे। शशिकांत कौशिक का एक वीडियो में सुन रहा था, किसी ने पूछा कि पिछली बार क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया था, कुछ बाहर के लोग और कुछ अपने ही पार्टी के लोगों ने मिलकर मुझे हराने का काम किया और ऐसा हुआ भी। आपके बूथ पर भी भाजपा हार गई थी और भी कई नेताओं के बूथ ऐसे थे जिस पर भाजपा हार गई जो टिकट मांग रहे थे। तो ये कितनी इसमें सच्चाई है कि पार्टी के लोगों ने हराने का काम किया? रोहित भाई, मैं अपने बूथ की गारंटी देता हूँ। मेरा बूथ अभी 185, 186, 187, 88 है। मेरा 185 बूथ है। 2014 से लेकर और आज तक मेरे बूथ पे कभी बीजेपी की हार हुई नहीं, इसका मैं दावा करता हूँ। मेरा बूथ कभी जिंदगी में 2014 के बाद कोई बीजेपी का कोई हारा दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विधानसभा चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा हम 2014 के बाद सारे जीते हुए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है जो शशिकांत कौशिक कहते हैं कि कुछ अपने लोगों ने मिलकर ये सब? नहीं, वो तो ऐसा है, मैं आपको पहले भी बता रहा था रोहित भाई, इसमें कोई किसी को नहीं हरा सकता। ये व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है। जिसने मन में ठान लिया भी कमल के निशान को वोट देना है तो 100% देना है, वो उस टाइम पे जब वोट डालने जाता है तो भूल जाता है। ऐसा नहीं होता कि उस व्यक्ति को कोई ऐसी, और जो पार्टी का सच्चा वोटर होता है वो व्यक्ति विशेष नहीं देखता, वो पार्टी को देखता है, मोदी जी को देखता है। और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था बहुत अच्छा चुनाव था और सब ने, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक वोट भाई शशिकांत को दिया था। उसकी अपनी कुछ कमियां रही होंगी और पब्लिक में, जैसे अब ये आवाज़ थी पूरे प्रदेश में भी थी, हमारी विधानसभा में थी, भाई चुनाव से 4 महीने पहले आ जाते हैं, तो इस तरह की चर्चाएं थी। उनसे हो सकता है भाई शशिकांत को कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा। मैं समझता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी ने भी उनके साथ कोई गद्दारी का काम या वोट ना डालने का काम ऐसा नहीं किया। किशन जी, एक चीज़ और है, एक तरफ जब मैं देखता हूं तो शशिकांत कौशिक हैं और दूसरी तरफ एक रविंद्र मछरोली हैं, वो भी भाजपा को समर्थन दे रहे थे जब वो विधायक बन चुके थे और शशिकांत कौशिक को भाजपा ने टिकट दिया था।
और तीसरी तरफ देखें तो धर्म सिंह छोकर हैं जो अभी दिखते नहीं हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि भाजपा मेरे पीछे ईडी सीबीआई और सरकारी तंत्र लगाता है, या इस वजह से वो अभी शायद यहाँ पर है भी नहीं। इन तीनों की चीज़ें देखें तो किसी की बसें चल रही हैं, कोई यहाँ से हरिद्वार लोगों को लेके जा रहा है, तो कोई कंबल बांट रहा है, और भी तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि गौशाला में पैसे देना हो 1-1 लाख रुपए का, करीब अखबार में छपा 2 दिन पहले 16 करोड़ रुपए का हिसाब शशिकांत कौशिक ने अखबार में दिया। तो इन सब तमाम चीज़ों के बीच चुनाव को कैसे देख रहे हैं? दान दक्षिणा और ये लोगों को नहलाना हरिद्वार, इनसे चुनाव होगा या कैसे चुनाव है आपकी बात समझ का? देखिए रोहित भाई, मैं समझता हूँ ये तो राजनीति करने के सबके अपने तरीके हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अच्छी बात है। समाज सेवा करना मैं समझता हूँ अच्छी बात है। जिसके पास जो है वो कर देना चाहिए, उसके तरीके अपने जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, कोई बस चला रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उससे मैं समझता हूँ राजनीति से उसको जोड़ा नहीं चाहिए। और राजनीति करनी है तो उसके चेहरे पे राजनीति होती है, भाई उसका मार्केट में कैसा व्यवहार है, उसका बोलचाल कैसा है, किसी को उसने इंजेक्शन तो नहीं लगा रखे, किसी ने किसी के साथ गलत तो नहीं कर रखा। आज पब्लिक सब देखती है और उसके चेहरे पे वोट मिलती है। आज कोई भी व्यक्ति हो उसके चेहरे पे वोट मिलेगी। और ये बात नहीं, हाँ उनके पास पैसा है, पैसा तो पब्लिक में बांट रहे हैं, बांटने के तरीके बहुत हैं। मैं समझता हूँ इस पैसे को अगर जो हर गांव में जाके 36 बिरादरी की, जैसे कई बिरादरियों की होती है, चौपाल बना दो, कुछ गरीब लड़कियों की शादी कर दो, कोई इस तरह के बहुत हैं, कोई शिक्षा में लगा दो, स्वास्थ्य में लगा दो, ठीक है, ये चीज़ें हैं, करनी चाहिए। लगता है संजय छोकर के आने से भी एक भीड़ वजह सा माहौल हो गया है समालगा में। पहले ही इतने दावेदार थे, लगभग 17 लोग टिकट मांग रहे थे पिछली बार, अब उसमें और एक बढ़ गए हैं। तो कुछ ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता हैं, या आप कह रहे हैं 12 साल से हम संगठन में लगे हुए हैं, उनको एक नुकसान होगा इस चीज़ से? रोहित भाई, मैं ये समझता हूँ किसी के आने से और जाने से संगठन को कोई नुकसान नहीं होता। हाँ। आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लगभग 20 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, और मैं संगठन को सर्वोपरि मानता हूँ। संगठन है तो हमारी पार्टी है तो सब कुछ है, उसके बाद सब निकलते हैं। संगठन एक पेड़ है, पेड़ पे बहुत टहनियाँ पत्ते निकलते हैं, फल भी लगता है, लेकिन रोहित भाई सबसे बड़ा महत्व मैं देता हूँ संगठन को। और हमारी हजारों आंखें हमारे संगठन की, जो संगठन के लिए काम करेगा। और मेरी एक संगठन के नाते भी, मेरी एक पार्टी से भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये डिमांड है, जो संगठन को सर्वोपरि मानता हुआ और संगठन के लिए 24 आवर्स काम करेगा, जिस जिम्मेवारी मिलती है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए संगठन का काम करेगा, मैं समझता हूँ पार्टी ने उसके बारे में ही सोचना चाहिए। चाहे वो भाई संजय छोकर हो, चाहे वो भाई शशिकांत हो, चाहे वो कृष्ण छोकर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे जिले का है, चाहे विधानसभा का है, चाहे प्रदेश का हो, मैं समझता हूँ पार्टी ने उसके ऊपर सोचना चाहिए। उसका नियत, नीति, चेहरा, उसका व्यवहार और संगठन के प्रति कितना काम करता है, संगठन को क्या मानता है, संगठन के लिए अपना सब कुछ छोड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के बारे में पार्टी ने कंसिडर करना चाहिए। मेरी तो ये सोच है, बाकी सर्वोपरि मेरी संगठन है। कुछ प्लान्स बनाए हैं आपने समालखा के लिए कि चलिए अगर पार्टी मुझे चुनती है, मेरे ऊपर भरोसा जताती है, उसके बाद लोग मेरे ऊपर भरोसा करें, आपको हमारी शुभकामनाएं, ऐसा कुछ हो और आप विधायक बन जाएं जी, तो क्या प्लान्स किए? समालखा में ये चीज़ें कमी नज़र आती हैं, ये मैं पूरी करना चाहता हूँ। रोहित भाई, मेरे अंदर मैं आपको बताऊं, मेरी 9 गांव की जनता ने जिला परिषद में मेरे को मेंबर चुना था। और जिंदगी में मैं किसान परिवार से आता हूं, छोटा सा मेरा कपड़े का व्यापार है। हमारे परिवार में कभी राजनीतिक परिवार कभी नहीं रहा, और मेरे 8-9 गाँव ने मेरे को जिला परिषद का मेंबर बनाया था। और ऐसी परिस्थिति में बनाया था, लोग मेरे को, बहुत कुछ लोग थे, बड़े लोग, नेता थे, जो ये चाहते थे भी एक गुजर नेता पैदा हो जाएगा, उसका इलाज कर दो। तो उसके बाद भी मेरे भाईचारे ने, 36 बिरादरी ने मेरे को 5500 वोटों से जीता था, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से मेरे को जिताया था। उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से मैं वाइस चेयरमैन भी बना। और रिकॉर्ड है, काम करने का जुनून है मेरे अंदर, रिकॉर्ड है मेरे 9 गाँव में, आप जाके देख लो। मैंने कोई मतलब इतने काम किए, मैं गिनवाऊंगा तो आपको शाम हो जाएगी, इतने काम किए मैंने। कम्युनिटी सेंटर क्या, पार्क क्या, और एक सबसे बड़ी जो हमारा, देखो आदमी का सबसे बड़ा स्वर्ग कहाँ होता है, जिसका अंत लास्ट में हो जाता है, जो स्वर्गपुरी बोलते हैं, वहाँ तक भी ऐसी मैंने चीज़ बनाई है।
बहुत सुंदर चीज़ बनाई है जो एक दिल लगता, पार्क बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, गलियां बनाना, अच्छे बेंच, स्कूलों में बेंच देना, पंखे देना, कूलर देना, मतलब इतनी चीज़ें दी हमने, इन्वर्टर देना, कंप्यूटर देना, ऐसी ऐसी चीज़ें। और अगर जो संगठन मेरे बारे में अगर जो विधानसभा में अगर जो कंसिडर करती है, सोचती है, तो मैं ये समझता हूँ संभाल के हल्के को मेरे अंदर जुनून है काम करने का। मैं सोने की चिड़िया पूरे प्रदेश में नंबर 1 संभाल का बनाऊंगा। तो किशन जी, आपको लगता है कि ये जो भी चल रहा है ये फटाफट से शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए? क्योंकि मैंने एक सुना था कि मनीष चौहान कह रहे हैं हमारा पारिवारिक मामला है, ये हमारा परिवार है, और ये सब जानते हैं कि जब मधु को चुनाव लड़ाया गया, वो जर्नल सीट पे चुनाव लड़ाया गया, और मनीष की जो सीट, मनीष वहाँ से जिला पंचायत के सदस्य रहते थे, उस सीट से मधु को चुनाव लड़ाया गया। और मधु एससी हैं, एससी शेड्यूल कास्ट में ये आया था चुनाव, और उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने मिलकर उनको चेयरमैन बनाया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसमें वीरेंद्र सिंह एमएलसी और मनीष चौहान उन लोगों ने मिलकर काफ़ी मदद करके जब अपनी सीट पर पहले चुनाव लड़ाया तो इसलिए लड़ाया कि ये चेयरमैन भी बनाया जाए। आपको पता है कि कैसे जिला पंचायत चुने जाते हैं, कैसे उनके चेयरमैन अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये तो पर्दे के पीछे ऑफ कैमरा की चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं डिस्कस करता है। तो ये सब चीज़ें लोग मानते हैं, और अब वो चीज़ें अलग अलग, आप भी चाहते शॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें फटाफट से, जैसे जो मर्जी। जी जी जी। ऐसे रोहित भाई, मैं चाहता हूँ इनका जल्दी ही, देखो मैंने आपके सामने फ़ोन किया अभी, मैंने उसको कहा भी आजकल मैं 4-5 दिन से उसको रोज़ बुला रहा हूँ, तो एक बार 5 मिनट के लिए एक बार आके 2 लोग मनीष और उसके साथी एक आध बैठ जाएगा, 1-2 लोग आप बैठ के इसको सॉर्ट आउट करके और काम शुरू करो। जनता को आपकी लड़ाई से मतलब नहीं है, जनता को अपने काम से मतलब है। जनता का विकास हो, गांव गलियों का विकास हो, और इस प्रकार का काम करो, और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। मैंने यही प्रयास किया, रवि को भी बोला है एक बार बैठ के सॉर्ट आउट करो इसको, मामले को। आपने जो आपके अंदर मन में जो बात है मनीष को बोलो, मनीष के अंदर मन में जो बात हो रवि को बोले या मधु को बोले, जो भी है बैठ के सॉर्ट आउट होगा तभी। और दूर भागने से ये मसला हल नहीं होगा। मेरा ये प्रयास है 1-2 दिन के अंदर अंदर, मैंने उसको अभी टाइट भी किया आपके सामने, भैया तो 1-2 दिन के अंदर यहाँ आ जा, नहीं मेरे से कभी जिंदगी में बात मत करना। तो मैं तो इतना कर सकता हूँ, क्योंकि लोग जो मेरे पास 100-200 लोग मेरे पास 3-4 दिन में आए हैं, मैंने उनको भी ये आश्वासन दिया है, भाई ये पारिवारिक मामला है। मनीष भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हमारे परिवार के मेंबर हैं, और ये हमारे 40 साल के रसूख हैं, हमारे जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के, हमारे ससुर जी के, और हमारे जो दादाश्री थे, सरपंच रहे हैं, 12-24 गांवों के सरपंच रहे हैं, वो बड़े वो रहे हैं राजनीति के। लेकिन उस परिवार को आज छोटी सी बात पे आप ख़त्म कर रहे हो, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। इसको मैं समझता हूँ सॉर्ट आउट करके और इस परिवार को दोबारा जोड़ने का काम करें तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, ये कई चीज़ें थी जो चल रही थी और उस पर क्लैरिटी की जरूरी थी, क्योंकि समाज में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे किसी न किसी के प्रति एक हीन भावना बन जाती है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।